हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम जानने वाले हैं। अब इस श्रृंखला में सबसे पहले आज हम दो लोगों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम गोविंद गिरी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे मोतीलाल तेजावत के बारे में जानेंगे। अब ये दो लोग हैं, तो ये किस प्रकार से राजस्थान के व्यक्तित्व में इनको शामिल किया गया है। तो हमारे राजस्थान में जो जनजागृति आंदोलन हुए थे, यानी कि जो जनजातियों ने जनजागृति आंदोलन किए हैं, उनमें दो ही जनजातियों ने आंदोलन किए थे। एक तो मीणा जनजाति ने आंदोलन किया है राजस्थान में, दूसरा जो भील जनजाति थी उन्होंने राजस्थान में आंदोलन किया था। अब जो भील जनजाति थी उनमें जो आंदोलन किया है, भीलों ने जो आंदोलन किया था उसमें भीलों को जनजागृत करने का कार्य किसने किया था। तो राजस्थान के दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने भीलों को जनजागृत करने का कार्य किया था। उनमें सबसे पहले आते हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने भीलों को जनजागृत करने का कार्य किया था। इसके बाद में भीलों को जागृत करने का कार्य मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद गिरी की। हम बात करते हैं कि गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो 1857 के एक साल बाद यानी कि 1858 में हुआ था। तो गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और गोविंद गिरी का जन्म बासिया गांव डूंगरपुर में आपके बंजारा परिवार में हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोविंद गिरी का जन्म किस जाति में हुआ था। तो गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो बंजारा परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? बासिया गांव डूंगरपुर। बासिया गांव डूंगरपुर में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। और किस परिवार में ये जन्मे थे? तो ये बंजारा परिवार से थे। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, किस परिवार से थे? बंजारा परिवार से थे। अब देखो, गोविंद गिरी एक साधारण परिवार से थे और ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने एक सामान्य संत के पास में जाकर अपनी शिक्षा दीक्षा ली, यानी कि जो सामान्य प्रारंभिक शिक्षा ली थी इन्होंने एक सामान्य संत के पास में जाकर ली थी। लेकिन बाद में इन्होंने कोटा बूंदी अखाड़े के एक साधु थे जिनका नाम था राजगिरी। कहाँ के? तो इनके द्वारा बाद में एक कोटा बूंदी जो अखाड़ा था, कोटा बूंदी अखाड़े के एक साधु थे, साधु के पास में इन्होंने अपनी शिक्षा ली और उन साधु को अपना इन्होंने क्या बना लिया था? गुरु बना लिया था। और उनका नाम क्या था? राजगिरी। तो इन्होंने किसको अपना गुरु बनाया था? तो राजगिरी को इन्होंने अपना गुरु बना लिया था। यानी कि कोटा बूंदी अखाड़े के एक साधु थे जिनका नाम था राजगिरी, और राजगिरी को ये क्या बना लेते हैं? अपना गुरु बना लेते हैं। कौन? गोविंद गिरी। अब राजगिरी को इन्होंने अपना गुरु बनाया और इनसे अपने आध्यात्म की शिक्षा ले ली। जब इन्होंने अपने आध्यात्म की शिक्षा ले ली तो इनके दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम समाज के नैतिक उत्थान के लिए कुछ ना कुछ मैं कार्य करूं। तो इन्होंने भीलों को जनजागृत करने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों को जनजागृत करने का कार्य किसने किया था? तो भीलों को जनजागृत करने का कार्य, ठीक है। और इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। किसके लिए? भीलों के उत्थान के लिए इन्होंने भील या भगत आंदोलन चलाया था। भील बोल सकते हो या आप बोल सकते हो भगत आंदोलन, ठीक है। कि इन्होंने भीलों को जनजागृत करने के लिए भील या भगत आंदोलन चलाया था। कि भीलों को जनजागृत करने के लिए गोविंद गिरी ने आपके भगत आंदोलन चलाया था, यही इसका दूसरा नाम था, भगत आंदोलन या भील आंदोलन इन्होंने चलाया था। अब देखो, इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि भीलों को जनजागृत करने के लिए यह आंदोलन तो इन्होंने चला दिया,
लेकिन भीलों में जनजागृति लाने के लिए इनके द्वारा 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई थी। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी के द्वारा की गई और इसमें 10 नियम बना दिए गए। और जो संप सभा होती थी उसका प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को अधिवेशन निश्चित कर दिया गया। इसका अधिवेशन कब होता था, तो इसका जो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन हुआ करता था वो होता था माघ पूर्णिमा को, इसका प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में हुआ था। ठीक है, तो ये थी आपकी संप सभा। और संप सभा में गोविंद गिरी के द्वारा 10 नियम बना दिए गए। वो 10 नियम किससे संबंधित थे, तो 10 नियम थे आपके भीलों को जागृत या जनजागृति फैलाने के लिए वो 10 नियम बनाए गए थे। तो इनके द्वारा 1883 ईस्वी में, कब 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना कर दी। और संप सभा की स्थापना कर इसमें कितने नियम बना दिए गए, इसमें 10 नियम बना दिए गए। भीलों को जागृत करने के लिए 10 नियम बना दिए गए, जैसे चोरी नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, जीवों की रक्षा करना है, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। इस प्रकार के 10 नियम बना दिए गए। और इसका प्रत्येक वर्ष जो अधिवेशन होता था अधिवेशन, इस संप सभा का प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को क्या होता था, होता था। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में अंबादरा पहाड़ी पर बांसवाड़ा में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ, तो इसका पहला अधिवेशन 1903 में अंबादरा बांसवाड़ा में हुआ था। अब देखो, अब 1903 में इसका पहला अधिवेशन हो गया संप सभा का। अब जब संप सभा का नियमित अधिवेशन हो रहे हैं, 1903 के बाद में 1904, 5, 6 इस प्रकार से अधिवेशन होते रहे। इसके बाद में इसका एक अधिवेशन हुआ था 1913 ईस्वी में, उसको बोलते हैं मानगढ़ हत्याकांड। जो मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था उसकी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक घटना होती है 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में ऐसा होता है कि जो गोविंद गिरी थे वो किस गांव में रहते थे, तो एक गांव था जिसका नाम था बेड़सा गांव। बेड़सा गांव में गोविंद गिरी रहते थे। और गोविंद गिरी ने, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1908 ईस्वी की। 1908 ईस्वी में ये बेड़सा गांव में रहते थे। अंग्रेजों के द्वारा इनको परेशान किया जाता है, तो ये बेड़सा गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने बेड़सा गांव को छोड़ दिया और ये कहां पर चले गए, गुजरात के ईडर। पहले तो ईडर चले गए, ईडर के बाद में सूत गुजरात में चले जाते हैं। कुछ समय के लिए ईडर गुजरात में रहते हैं, उसके बाद में सूत में रहते हैं। सूत से वापस पुनः बेड़सा गांव में ये लौट जाते हैं। और बेड़सा गांव में लौटने के बाद में इन्होंने एक कार्य किया था, वो हम कार्य भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बेड़सा गांव ये कहां पर रहते थे, 1908 की घटना है। 1908 में इन्होंने क्या छोड़ दिया था, तो बेड़सा गांव इन्होंने छोड़ दिया। किसने, गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव छोड़ दिया। और ये कहां पर चले गए, ईडर और सूत चले गए। ये कहां पर पड़ते हैं, गुजरात में। ईडर व सूत गुजरात में ये चले जाते हैं और कुछ समय के लिए वहीं पर रहते हैं, यानी कि गुजरात में रहते हैं। उसके बाद में पुनः ये बेड़सा गांव आते हैं। पुनः कहां पर आए थे, तो पुनः आए और आते ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने भगत पंथ की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तो बस ये ध्यान रखना कि भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो भगत आंदोलन भी आपके गोविंद गिरी ने चलाया था। इसके बाद में बेड़सा गांव पुनः लौटकर इन्होंने भगत पंथ की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी 1908 ईस्वी में। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में देखो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य को और अंजाम दिया गया, वो था 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। यानी कि जो हमने अभी बात की है कि 1883 ईस्वी में जो संप सभा की स्थापना की गई थी, उसका अंतिम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, जो कहां पर पड़ती है? आपके बांसवाड़ा में पड़ती है। तो उसके अंतिम अधिवेशन की हम बात कर लेते हैं। तो अंतिम अधिवेशन हुआ था संप सभा का अधिवेशन, और वो कौन सा है? मानगढ़ अधिवेशन। तो संप सभा का एक अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर पड़ती है? तो यह पड़ती है आपके बांसवाड़ा में। ठीक है। अब ऐसा हो रहा था कि मानगढ़ पहाड़ी आपके बांसवाड़ा में, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर एक सम्मेलन भी होता, जन सम्मेलन भी होता, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि संप सभा का प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को, यह अधिवेशन कब होता था? माघ पूर्णिमा को 17 नवंबर 1913 ईस्वी की बात है कि यहां पर शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। लोगों के द्वारा मानगढ़ पहाड़ी पर बांसवाड़ा में शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी, जिस पर अंग्रेजों के द्वारा मेजर बेरी के द्वारा यहां पर गोलियां चलाई जाती है, जिसमें 1500 भील मारे गए थे। यहां पर गोलियां किसने चलाई? तो यहां पर गोलियां चलाई थी, यहां पर गोली चलाई थी मेजर बेरी ने यहां पर गोलियां चलाई, जिसमें कितने लोग मारे गए? जिसमें 1500 भील लोग मारे गए थे। इसको बोलते हैं मानगढ़ हत्याकांड। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड हुआ और मेजर बेरी के द्वारा गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाने के बाद में गोविंद गिरी को यहां पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया और इनको 10 वर्ष का क्या दे दिया गया था? 10 वर्ष का कारावास दे दिया गया था। तो यहां पर किसको गिरफ्तार किया गया? गोविंद गिरी जी को यहां पर गिरफ्तार किया गया और इनको अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया। अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया और इनको 10 वर्ष का क्या दे दिया गया था? 10 वर्ष को इनको सजा दे दी गई थी। अब देखो जो ये संप सभा हुई है, यहाँ पर जो ये हत्याकांड हुआ है मानगढ़ हत्याकांड, इसकी तुलना की जाती है। इसकी किसके साथ में तुलना की जाती है? तो इसको कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको बोलते हैं? तो मानगढ़ धाम पर जो आपके 17 नवंबर 1913 ईस्वी को जो हत्याकांड हुआ था, उसको बोलते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, या इसको बोलते हैं प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसकी तुलना किसके साथ में की जाती है? प्रॉपर तुलना भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ में की जाती है। अब देखो, वैसे तो ये 17 नवंबर 1913 ईस्वी को घटित हुआ है, लेकिन हमने पढ़ा है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जबकि मानगढ़ हत्याकांड 13 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। अब देखो, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे पहले मानगढ़ हत्याकांड हो चुका है, लेकिन इतिहास में कुछ पता नहीं कैसे इसकी संज्ञा दी गई है, किस आधार पर यह संज्ञा दी गई है कि बाद वाले की संज्ञा दे दी गई है पहले वाले हत्याकांड को, जबकि पहले वाला ये पहले घटित हुआ है, इसके बाद में ये घटित हुआ था। इसकी संज्ञा इसको दे देनी चाहिए थी, लेकिन इसकी संज्ञा इसको दी गई है। अभी पता नहीं किस आधार पर दिया गया है। देखो आगे चलते हैं। तो ये था आपके सामने संप सभा में जो हुआ था हत्याकांड, वो। आगे हम बात करते हैं मोतीलाल तेजावत की। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके सामने गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का कुछ इस प्रकार से राजस्थान के व्यक्तित्व में योगदान है। और गोविंद गिरी किससे प्रभावित थे?
ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे बंजारा परिवार से थे ना ये, उसी आधार पर एक बार पूछा गया था ये किनसे प्रभावित हुए थे, तो गोविंद गिरी आपके दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये किससे प्रभावित थे, तो ये दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे। इसके बाद में देखो हम एक और व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनका नाम, वो भी भीलों के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, यदि मैं बात करूं मोतीलाल तेजावत के जन्म की, तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1896 ईस्वी में कोल्यार गांव उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, कोल्यार गांव उदयपुर में। उनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। किसका, गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था 1858 ईस्वी को, जबकि मोतीलाल तेजावत का जन्म 1896 ईस्वी को कोल्यार गांव उदयपुर में होता है। और गोविंद गिरी एक बंजारा परिवार से थे, जबकि एक ओसवाल जाति के बणिए थे। कौन, मोतीलाल तेजावत एक ओसवाल जाति के क्या थे, ओसवाल जाति के बणिए थे। ठीक है, ये एक ओसवाल जाति से थे और गोविंद गिरी आपके बंजारा परिवार से थे। दोनों की जातियां भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मोतीलाल तेजावत का सबसे पहले इनके उपनाम आते हैं, इनके दो उपनाम आते हैं। इनके उपनाम आते हैं, इनको बोलते हैं बाऊजी। क्या बोलते हैं, बाऊजी, क्योंकि ये अच्छे पैसे वाले परिवार से थे, धन संपन्न व्यक्ति थे, इसके कारण इनको बाऊजी कहा जाता है। साथ में इनके द्वारा भीलों के लिए बहुत कार्य किए गए, इस कारण इनको कहते हैं आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। किसको, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। तो आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अब देखो हमने पढ़ा है कि गोविंद गिरी के द्वारा 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की गई थी भीलों को जागृत या जन जागृति लाने के लिए। लेकिन इनके द्वारा भीलों को जागृत या जन जागृति लाने के लिए एक कार्य किया गया था, इन्होंने चलाया था 1921 ईस्वी में आपके एकी आंदोलन। एकी आंदोलन किसने चलाया था, तो राजस्थान में जो एकी आंदोलन चलाया था वो आपके मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 ईस्वी में चलाया गया था। और एकी आंदोलन में कितने नियम बनाए गए यह महत्वपूर्ण था। तो एकी आंदोलन में 21 सूत्री मांग रखी गई थी। ठीक है, और कब चला था, 1921 ईस्वी में यह चला था। देखो आगे हम बात करते हैं। वैसे मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत आपके झाड़ोल उदयपुर से इसकी शुरुआत हो गई थी। एकी आंदोलन की शुरुआत तो आपके झाड़ोल उदयपुर से हो गई थी, लेकिन इसका वास्तव में जो उद्घाटन हुआ था वो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुआ था। और मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का क्या है, हरिद्वार है। तो राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं, तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तो हम बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया एक एकी आंदोलन था। तो एकी आंदोलन, तो एकी आंदोलन किसने चलाया था, तो मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने 1921 ईस्वी में एकी आंदोलन चलाया गया था। यदि मैं बात करूं इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत आपके झाड़ोल से होती है। झाड़ोल उदयपुर से एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जबकि इसका वास्तव में जो उद्घाटन हुआ था वो आपके मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुआ था। कहां से हुआ था, मातृकुंडिया चित्तौड़ से। मातृकुंडिया चित्तौड़ से इसका उद्घाटन हुआ था एकी आंदोलन का। अब मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है, इसको बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। यदि मैं बात करूं राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और यहां पर मेला कब भरता है, यह बात भी महत्वपूर्ण है। एक बार पूछा गया था
कि हरिद्वार, राजस्थान का जो हरिद्वार है, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? वैशाख, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। अब देखो जो एक ही आंदोलन चलाया गया, इसमें मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 मांगे रखी गई। कितनी मांग रखी गई? 21 मांग रखी गई। और 21 मांग रखी गई मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार। कि मेवाड़ की पुकार नामक 21 मांग रखी गई। मेवाड़ के शासक के सामने 21 मांग रखी गई और यह कहा गया कि यदि हमारी इन 21 मांगों को यदि आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो ना तो हम राजा जी का हुक्म चलाएंगे ना हाकम देंगे। कि ना तो हुक्म है ना ही हाकम है, कि ना तो हम राजा जी का कोई हुक्म मानेंगे और ना ही राजा जी को किसी ना किसी प्रकार का हम कर देंगे, किसी भी प्रकार का हम कर नहीं देंगे। अब देखो ये बात हो गई है इसकी, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो बात हुई है ये हुई है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि एक नीमड़ा कांड होता है, इसी श्रृंखला में एक कांड हुआ था जिसका नाम था नीमड़ा कांड। वो ऐसे होता है कि भीलों के द्वारा नीमड़ा गांव में एक शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी। कि भीलों के द्वारा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी। वहां पर मेजर सर्टन के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। मेजर सर्टन के द्वारा गोलियां चलाई जाती है जिसमें कई अनेकों भील मारे गए थे। तो ये था आपके सामने नीमड़ा हत्याकांड। और नीमड़ा हत्याकांड की तुलना भी आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ में की जाती है। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं नीमड़ा हत्याकांड की। तो नीमड़ा हत्याकांड देखो इसी श्रृंखला में हुआ था एक नीमड़ा हत्याकांड। और यहां पर गोलियां किसने चलाई थी? तो मेजर सर्टन ने यहां पर गोलियां चलाई थी। मेजर सर्टन ने यहां पर गोलियां चलाई थी। यदि मैं बात करूं कि ये जो नीमड़ा हत्याकांड है वो 7 मार्च 1922 ईस्वी को हुआ था। कि नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 ईस्वी को मेजर सर्टन के द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई। इसमें कई भील लोग, कई निर्दोष भील महिलाएं व बच्चे यहां पर शहीद हो गए थे। तो ये था आपके सामने नीमड़ा हत्याकांड। और नीमड़ा हत्याकांड की तुलना भी आपके जो नीमड़ा हत्याकांड था उसकी तुलना भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। यदि मैं बात करूं आगे मोतीलाल तेजावत की, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों को जनजागृत करने के लिए, भीलों में जागृति लाने के लिए वनवासी संघ की क्या की गई थी? वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। तो थोड़ा सा यह महत्वपूर्ण है कि वनवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वनवासी संघ की स्थापना आपके मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। भीलों को जन जागृत करने के लिए जो है वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। तो ये थे आपके सामने दो व्यक्तित्व, यानी कि गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत। सारा का सारा जो भील जनजातीय आंदोलन है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत के इर्द गिर्द ही घूमता है आपके भील जनजातीय आंदोलन। यहां से आपके भील जनजातीय आंदोलन भी कंप्लीट होता है। साथ में एक जनजातीय आंदोलन और बचता है जिसका नाम है मीणा। मीणाओं ने किस प्रकार से आंदोलन किए थे उसके बारे में हम बात करेंगे कल की कक्षा में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।